नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी लगी है तो उनकी जो सैलरी है उस सैलरी को कहाँ वो इन्वेस्ट करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तथा अन्य दूसरे गोल के लिए उनको एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो सके। तो सबसे पहले जैसे ही नौकरी लगती है, नौकरी लगने के कुछ दिनों के बाद में बहुत सारे व्यक्ति जो है बहुत तेज़ी से खर्च करने लगते हैं, लेकिन जो कुछ लोग जो समझदार होते हैं आपकी तरह, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वैसे लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और उनका जो होता है रकम धीरे धीरे बढ़ते रहता है और उनको आगे चल कर के इन्वेस्टमेंट में कंफर्ट मिलता है और वो और ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने में कुछ बातें, जब आपकी नौकरी लगती है तो शुरू के दौर में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम खर्च करने का। जैसे नौकरी लगते हैं लोग खर्च अनाप शनाप शुरू कर देते हैं, जैसे कि महंगे गैजेट्स खरीदना, मोबाइल फ़ोन वगैरह। तो आप कोशिश कीजिए कि कम बजट वाले फ़ोन को अफोर्ड कीजिए और वैसे जगह में रहिए जहाँ की आपको कम खर्च हो। तो इस तरह से बातें को ध्यान रखेंगे तो आपको पैसे भी बचेंगे और इन्वेस्टमेंट लायक रकम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो पाएगी। दूसरा मत, पैसे को अधिक से अधिक मात्रा में आप जो है एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए पैसे को। म्यूचुअल फंड में क्योंकि शुरू में अगर स्टॉक्स मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े। लोग शुरुआती दौर में ही कूद करके सीधा स्टॉक्स मार्केट में चले आते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। आपको म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना है, मार्केट के वॉलेटिलिटी को समझिए, वहाँ से समझ गए तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाइए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोन लेने से बचें शुरुआती दौर में, खास करके जब का आपका पेमेंट जो है 30,000 40,000 है, वहाँ पर अगर आप बड़े लोन ले लेते हैं जहाँ पर कि आपका ईएमआई 25,000 20,000 25,000 जाता है इतना सैलरी में, तो फिर होता क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लायक रकम नहीं बचती है। तो अगर शुरुआती दौर में 10 या 20 सालों के लिए अगर आपने लोन ले लिया तो हो सकता है एक घर तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाले 15-20 सालों में आपके पास जो है जमा पूंजी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक घर के सिवाय। और वह रहने के लिए घर तो हो सकता है, लेकिन उसे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भाई अब घर ले लिया तो उससे आपका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ, आप उसे बेच भी नहीं सकते इमरजेंसी पड़ने पर। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि शुरुआती दौर में जो है कम से कम छोटे से छोटे या तो न के बराबर लोन ले, अधिक से अधिक मात्रा में आप इन्वेस्ट कीजिए। घर आप इन्वेस्ट करके भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शौक बड़ी चीज़ होती है, शौक पर जितना कम से कम खर्च करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। और वही 1 करोड़ का टारगेट अवश्य रखें, कम से कम 1 करोड़ तो होना ही। पहला 1 करोड़ हो गया तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक जो क्वेश्चन आया था मेरे पास, उनका इस तरह से, अभी शुरुआत हाल फिलहाल में नौकरी लगी है, उनके इन्वेस्टमेंट डिटेल इस तरह से दिया गया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में वह जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं 2,500 रुपये पर मंथ, पराग पारिक में 2,500 रुपये पर मंथ, क्वांट टैक्स बचाने के लिए देखिए इन्होंने अच्छा किया, 5,000 रुपये पर मंथ। लोग पीपीएफ एलआईसी वगैरह में जो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर टैक्स बचाने के लिए, उससे बेहतरीन हो सकता है कि टैक्स सेवर प्लान, म्यूचुअल फंड का टैक्स सेवर प्लान लीजिए। वहाँ पर आपको जो है बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ आपको जो है ये कॉर्पस इकट्ठा करने में, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने में, रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखें, खास करके लॉकिंग बेस का 3 साल होता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड के साथ साथ इनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी है, जैसे कि देख सकते हैं एशियन पेंट्स, हैवेल इंडिया, आईआरएफसी, आईआरसीटी, आईरेडा, आर्चन केमिकल, इन्फोसिस, एसबीआई, इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। खैर स्टॉक्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर के बाद में। सबसे पहले देखते हैं इनका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, 3 फंड जो लिए हुए हैं, निप्पॉन इंडिया, पराग पारिक और क्वांट जो है टैक्स सेवर प्लान, यह किस तरह से आज के आने वाले समय में परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या अच्छा फंड है, या आपको इनके, अगर आप नए इन्वेस्टमेंट चालू करना चाह रहे हैं तो क्या आप यह फंड ले सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो फंड है इनका, वह है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है वह पिछले कई सालों से, हालांकि कुछ समय में इनका प्रदर्शन जो है बीच में ख़राब रहा था, 17-18 में थोड़ा फंड का प्रदर्शन खराब हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिया है।
आप देखेंगे 3 साल का जो CAGR है लगभग 40% का निकल के आ रहा है, वहीं 7 साल, 5 साल और 7 साल और 10 साल का जो होता है 25% से ऊपर है। हम लोग 15% का एज्यूम मान के चलते हैं, तो यहाँ जो है 15% से ज़्यादा जो है आपको रिटर्न लेना है, तो आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना होगा शुरुआती दौर में। लेकिन ध्यान में रखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप छोटे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कम से कम 7 साल, 10 साल या उससे ऊपर का सोचिए, तभी आपको पैसा बनेगा। शुरुआत में होता क्या है कि अगर हम स्मॉल कैप ले लेते हैं किसी साल में रिटर्न देख करके, तो हो सकता है आपको 1-2 साल रिटर्न ना बने। पिछले पहले देख सकते हैं आप, अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है। यहाँ देख करके आप रिटर्न लिए होगे 2022 में, तो आपको कुछ भी रिटर्न ना मिला होता। इसलिए आप कोशिश कीजिए अब लंबे समय के रहने के लिए, जैसे जैसे लंबे समय में रहेंगे, लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में रहेंगे, तो आपका रिटर्न बढ़ते जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, जब आप स्मॉल कैप लेते हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप जो है कम से कम 7 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। दूसरा फंड इनका जो था वो है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। यह भी बहुत बेहतरीन फंड है अपने ग्रुप में, फ्लैक्सी कैप ग्रुप में, जहाँ के 3 साल का CAGR देखेंगे 22%, वहीं 5 साल और 7 साल का लगभग 23% के आसपास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि 15% से ज़्यादा आपको रिटर्न लंबे समय में मिलेगा। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरे फंड की बात। तीसरे फंड में इनका जो है, तीसरा फंड की बात करेंगे तो इनका जो टैक्स सेवर का प्लान है वो है क्वांट का ELSS फंड, जो कि टैक्स सेविंग के लिए लिया गया है। यह भी बहुत ही बेहतरीन फंड है। हालांकि इसमें भी देखेंगे तो जब शुरू के समय में देखेंगे तो यह फंड कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हालांकि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज होने के कारण अभी यह फंड जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 साल की बात करेंगे लगभग 33%, वहीं 5 साल और 7 साल का CAGR की बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। यहाँ पर भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि 15% से ज़्यादा आपको रिटर्न साल दर साल मिलने की उम्मीद है। लेकिन वही है, आपको लंबे समय तक इसमें बने रहना होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप देख रहे हैं कि 2019 के बाद से यह फंड जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आप SIP लमसम किसी भी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ELSS फंड अगर चूज करते हैं तो वहाँ पर इसमें लॉकिंग होता है, लगभग 3 साल का लॉकिंग हो जाता है। अभी जो इनका जो करेंट इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसमें तीनों फंड को अगर देखा जाए तो 2500, 2500 और 5000 टोटल मिला करके 10,000 का इनका इन्वेस्टमेंट SIP चल रहा है। उसके बाद स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अलग है, ये 5000 और बढ़ाना चाह रहे हैं इसमें। तो 5000 जो बढ़ाना चाह रहे हैं, मैं वहाँ पर टोटल अमाउंट लेकर के 15,000 रुपया, 5,000 रुपये और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो टोटल हो गया 15,000 रुपया। 15,000 रुपये अगर एक पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं, इनका टारगेट है 20 सालों के लिए। 20 साल अभी जैसे जैसे नौकरी लगे, 25 साल का 45 ईयर्स के एज को हो जाएंगे उस समय, तो वह 15% का रिटर्न अभी तक जो जिस तरह के फंड जो इन्होंने सेलेक्ट किया है उसमें 15% का रिटर्न लंबे समय में आराम से मिल जाएगा। इसमें आप आशा रख सकते हैं 15% मिलने की। तो अगर इसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर एक कंटिन्यू रखते हैं तो उसमें क्या होगा, इनका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 36 लाख के आसपास होगा, जहाँ पे टोटल गेन 1,91,00,000 के आसपास बन जाता है अगले आने वाले 20 सालों में। ये ध्यान में रखिए, छोटे समय में 20 साल की बात कर रहा हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू 2.27 करोड़, 2,27,00,000 के आसपास इनका टोटल वैल्यू निकल के आता है अगर 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं तो। यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि 2,27,00,000 क्या होगा। भाई हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं होने से तो कुछ तो अच्छा है। और हाँ, मैं उन लोगों को एक बात अवश्य बता दूं कि इस गलत फहमी में रखते हैं कि यह फंड कुछ नहीं है, तो आपको आने वाले समय में यह बात का पता चलेगा जब आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपको किसी तरह के, मान लीजिए कोई परेशानी होती है, किसी तरह का दिक्कत होती है, तो फिर इस तरह का फंड आप कहाँ से लीजिएगा, वही आपको लोन लेना पड़ेगा फिर। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि 2.27 करोड़ का फंड जो है छोटा है, क्या होगा आने वाले 40 सालों में, कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ नहीं रहने से तो कुछ तो अच्छा है। हाँ, और इनको एक बात और है, जैसे कि मान लीजिए 15,000 का कर रहे हैं भाई, इनका पेमेंट बढ़ेगा, बहुत तरह की बात होगी,
इंक्रीमेंट मिलेगा, पेमेंट बढ़ेगा, दूसरे नौकरी भी कर सकते हैं, अच्छे जगह जा सकते हैं, तो वहाँ पर से और अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि 15,000 ही करते रहेंगे, उससे ज़्यादा भी करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखें कि अगर 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं आने वाले 20 सालों के लिए, तो 2.27 करोड़ के आसपास इनका रकम बन करके तैयार होगा सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। अब रही बात कि जब ये 2.27 करोड़ बन गया, लगभग इसको मान के चलते हैं कि 2.5 करोड़ के आसपास उनका रकम इकट्ठा हो गई। तो आप देखेंगे इसमें कि 2.5 करोड़ का रकम इकट्ठा हो गया। अगर उनको पेंशन लेना है आगे आने वाले समय में, तो वहाँ पर आप सीधा सा एक कैलकुलेशन होता है। अगर 1 करोड़ है तो उसमें 60,000 रुपया आप पेंशन ईजी वे में ले सकते हैं। तो इस तरह से 2.5 करोड़ में आप 1,50,000 तक का पेंशन पर मंथ ले सकते हैं। कितने सालों के लिए? 15 साल, 20 साल, जो भी आप घटा बढ़ा करके देख सकते हैं। मैं 15 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं 12%। उसी फंड में रहने दीजिए, वहीं से आप SWP प्लान आप शुरू कर दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप शुरू करिए। जो फंड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चल रहा है उसी से आप इंस्ट्रक्ट कीजिए म्यूचुअल फंड को कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा जो है हर एक महीने डेबिट होकर के आ जाना चाहिए। आप इंस्ट्रक्ट कर देंगे अपने आप, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपके अकाउंट से पैसा जाता था, उसी तरह से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से निकल करके आपके अकाउंट में जितने तारीख को आप निश्चित करेंगे उतने तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप जो है पर 1 करोड़ पर 60,000 रुपया आप पेंशन अपने आप को दे सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर 1,50,000 ले सकते हैं। कितने सालों के लिए? 15 साल के लिए। आप एज बढ़ा करके देख सकते हैं। रिटर्न एज्यूम करते हैं 12%, ठीक है, 15% नहीं, हम 12% सेफ में आ जाते हैं। या आप एक कोशिश कीजिए, जब आप रिटायरमेंट के कगार पर हैं तो इक्विटी फंड से निकल करके वहाँ पर आप बैलेंस्ड फंड में शिफ्ट हो जाइए। बैलेंस्ड फंड में शिफ्ट होने के बाद वहाँ से आप जो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू कीजिए। तो जब आप इस तरह का पेंशन लेते हैं तो 15 सालों के लिए, आगे आने वाले 15 सालों के लिए की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर टोटल पेंशन आप ले लेते हैं 2,70,00,000। और फिर भी आपके पास जो है यह जो 2.5 करोड़ जो बना था उस पर बैलेंस जो बचा रहता है आगे आने वाले 15 सालों में 7,42,00,000 रुपया अभी भी आपके पास बचा हुआ रह जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर एक अच्छा खासा कॉर्पस अगर आप इकट्ठा करने के लिए शुरुआती दौर में रेडी होते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको जो है आगे जो है पेंशन की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पेंशन की दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। साथ ही साथ जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें तो अन्य दूसरे गोल भी है वह आपको ईजी वे में पूरे होते जाएंगे। अब इनके स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक्स की बात जो होती है कुछ जो है, जैसे एशियन पेंट सदाबहार स्टॉक्स है। उसके बाद आप बात करेंगे हैवेल्स इंडिया, IRFC, IRCTC, ये सब बहुत अच्छे स्टॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जो स्टॉक्स है साइक्लिकल स्टॉक्स, उससे आप बच करके रहिए। बहुत सारे स्टॉक्स जो है मार्केट में बहुत तेज़ी से चल चुके हैं, जैसे IRFC की बात करो, वहाँ पर आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है। कब गिरेगा पता नहीं, जब तक चल रहा है तब तक लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब गिरता है तो लोग वहीं पर स्टेकअप हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऊंचे भाव पर फंसे हुए रह जाते हैं। खास करके जब इनका जो है OFS आता है, ऑफर फॉर सेल आता है, तो वैसी कंडीशन में जो है बहुत सारे जो है नए इन्वेस्टर फंसे रह जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि इस तरह के साइक्लिकल स्टॉक से बच करके रहना चाहिए। आपको इस तरह के कंपाउंड जो होता है उस तरह का स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इनके लिए मुख्य सजेशन रहेगा कि अगर आप स्टॉक्स में अगर आप जो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा SIP करना चाहते हैं, वह जो है SIP आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शुरू कीजिए। एक और स्मॉल कैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका टाइम हॉरिजन लंबा है, 20 साल का है, आप आराम से ले सकते हैं। कहने सुनने में तो 20 साल लगता है कि 20 साल रखूँगा, लेकिन कोशिश कीजिए रखने के लिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं घबरा करके निकल जाते हैं, निकलिए मत। हाँ, फंड ख़राब कर रहा है तो वहाँ से आप स्विच करके दूसरे फंड में जाइए। SIP आप दूसरे फंड में चालू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट से बाहर ना हो, इस बात का ध्यान में रखें। स्टॉक्स पोर्टफोलियो जो आपका है टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहिए, क्योंकि स्टॉक्स ख़राब करने की बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं समय पर, बहुत सारे जो है समय के साथ साथ ख़राब करते रहते हैं।
इसलिए आप वैसे स्टॉक्स के निकलने की कोशिश कीजिए जो कि ख़राब करना शुरू कर देते हैं। साइक्लिकल स्टॉक से आप दूर रहिए। वहाँ पर अगर प्रॉफिट बन रहा है तो कोशिश कीजिए कि जैसे प्रॉफिट बने वहाँ से निकल करके आप दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कीजिए। एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कीजिए। जैसे आप ये अभी मान लीजिए शुरुआती दौर है, आपका पेमेंट हो सकता है कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे आपका पेमेंट बढ़ता है आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कीजिए, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में आसानी होगी। आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट जब गिर जाता है, मार्केट जब गिरता है तो उसे ज़रूर टॉपअप करने की कोशिश कीजिए और समय समय पर कोशिश कीजिए 6 महीना साल भर में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहेंगे। रिव्यू करने के साथ साथ आप देखेंगे कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या घटाने बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर यह समझ गए तो आपको जो है अच्छा खासा कॉर्पस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।